चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वुमेन हेल्थ एंड डिजीज। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कि एड्स क्या होता है और कैंसर क्या होता है, इन सब के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं और साथ साथ में हम जो है ड्रग के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है सिम्टम्स, और एड्स जब डिजीज होती है तो बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और एड्स सबसे पहले कहाँ पे रिपोर्टेड हुआ था? अमेरिका में रिपोर्टेड हुआ सबसे पहले, वहाँ पे इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया गया था। और किस ईयर में हुआ था? 1981 में हुआ था। तो एड्स किससे होता है? एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। एड्स किससे होता है? एड्स जो है वो HIV से होता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज दिस वर बिलोंग अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड अ रेट्रोवायरस। अब ये जो HIV होता है ये ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है, और उस ग्रुप ऑफ वायरस को बोला जाता है रेट्रोवायरस। ग्रुप ऑफ वायरसेस इज नोन एज रेट्रोवायरस। अब किस तरीके से एड्स का जो है वो ट्रांसमिशन होता है, मतलब एड्स जो डिजीज होती है वो किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी भी पर्सन को एड्स हुआ है तो उसके सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से भी ये डिजीज क्या होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। दूसरा तरीका है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। मतलब अगर किसी को भी एड्स हुआ है तो अगर हम उसका ब्लड जो है किसी हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर कर रहे हैं, या ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का ट्रांसमिशन हम करा रहे हैं एट द कंडीशन ऑफ एड्स, एड्स की कंडीशन में अगर उसका ब्लड हम ले रहे हैं या ब्लड के प्रोडक्ट का हम यूज कर रहे हैं, तब भी क्या होता है? उस इन्फेक्टेड पर्सन से जिस भी हेल्थी पर्सन में हम ट्रांसफर करा रहे हैं तो तुरंत ये क्या होगी? इसका ट्रांसमिशन होगा। तो ये दो तरीके। तीसरा तरीका है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स। अगर किसी को भी एड्स हुआ है, जैसे हम हॉस्पिटल में चले गए, किसी पर्सन को एड्स हुआ था, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और बिना केयर किए हुए नई सिरिंज की बजाय, नई निडल के बजाय वही निडल का यूज किसी हेल्थी पर्सन ने कर दिया, तो उस जो सिरिंज था, मतलब जो निडल थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो फ्लूइड रहा ही होगा। तो कुछ ना कुछ फ्लूइड था, तो जब किसी हेल्थी पर्सन में जो है वो निडल का यूज किया, तुरंत उसके मतलब जो एड्स का कुछ भी रहा होगा फ्लूइड, वो क्या हुआ? हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर हो गया। तो जब तक कोई भी फ्लूइड मटेरियल उस पर्सन का, जिस पर्सन को एड्स हुआ है, उसका कोई फ्लूइड मटेरियल, मतलब उसकी बॉडी का कोई भी फ्लूइड हमारी बॉडी में नहीं आएगा, तब तक ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है। तो उसकी बॉडी का फ्लूइड हमारी बॉडी में आया तो क्या हुआ? इस डिजीज का इस तरीके से ट्रांसमिशन होता है। अब किसी भी मदर को एड्स हुआ है तो उसके बेबी को भी एड्स होगा बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। किसकी मदद से? प्लेसेंटा की हेल्प से। तो कौन कौन से 4 तरीके हैं जिससे एड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है? सबसे पहला तरीका है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा है बाय द ट्रांसमिशन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल्स। अब चौथा क्या है? फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी थ्रू अ प्लेसेंटा। तो ये 4 ऐसे तरीके हैं जिससे जो है एड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स की। तो इसका सिम्टम्स जो है वो मतलब इस डिजीज को सिम्टम्स अपीयरेंस मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, साथ साथ में इस डिजीज को ठीक करने में भी बहुत साल लग जाते हैं, जैसे 5 साल 10 साल, इस तरीके से बहुत साल लग जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से जब वीक हो जाता है तब पर्सन को बचाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि बॉडी हमारी क्या हुई? पूरी तरीके से वीक हो चुकी है। अब हमारी बॉडी उस डिजीज से कोप नहीं कर पाएगी, उस डिजीज से फाइट नहीं कर पाती है। अब उसके बाद अब कैसे ये डिजीज
ट्रांसफर होता है, मतलब होता कैसे है ये डिजीज। तो सबसे पहले जो वायरस होता है वो इंटर करता है, किसमें इंटर करता है, हमारे मैक्रोफेज में इंटर करता है। मैक्रोफेज का काम क्या होता है, मैक्रोफेज के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि मैक्रोफेज जो है वो फैगोसिटी का काम करेगा। फैगोसिटी का मतलब होता है जब कोई भी पैथोजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इंटर करता है तो ये मैक्रोफेज क्या करता है, उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देता है। तो ये वायरस सबसे पहले हमारे मैक्रोफेज पे डैमेज किया, हमारे मैक्रोफेज को पूरी तरीके से डैमेज कर देगा। वहां पे क्या होगा, जो आरएनए जीनोम होता है वायरस के पास वो रिप्लिकेट करेगा टू फॉर्म अ वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वैसे ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में जो है डीएनए जो है वो किस में चेंज होता है, एमआरएनए में चेंज होता है। बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये वायरस क्या करता है, ये आरएनए को ही डीएनए में चेंज कर देता है। मतलब ये जो हमारा डीएनए है वहाँ पे क्या कर लिया इसने, अपनी पूरी वायरल आरएनए जीनोमिक, मतलब वहाँ पे अपनी वायरल प्रोजेनी पूरी बना ली है। पूरा वहाँ पे मतलब वहाँ पे जितने भी पार्ट होंगे बॉडी के वो सब पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस, जो आरएनए जीनोम होगा वायरस का वो रिप्लिकेट करेगा, वहां पे अपना पूरा वायरल डीएनए बना लेगा बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या होता है। ये क्या करता है, ये आरएनए को जो है वो डीएनए में चेंज करता है। उसके बाद डैमेज द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब मैक्रोफेज के बाद जो हमारा मैक्रोफेज में क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या हुआ, वहां पे जो है आरएनए जो था वो डीएनए में चेंज हुआ। उसके बाद डैमेज द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। फिर क्या होगा, मैक्रोफेज के डैमेज होने के बाद हमारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या होगा, वो भी डैमेज हो जाएगा। उसके बाद वायरस हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा, उसको भी पूरी तरीके से वो क्या करता है, डैमेज कर देता है। वहां पे अपनी पूरी मल्टीपल प्रोजेनी बना लेता है और जितनी नई नई हेल्पर टी लिम्फोसाइट बनती जाती हैं उस पैथोजन से फाइट करने के लिए वो सबको क्या करता है, डैमेज कर देता है। हमारी हेल्पर टी लिम्फोसाइट डैमेज हो रही हैं तो उसके डैमेज होने की वजह से क्या होगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे नीट में क्वेश्चन ये बन सकता है कि एड्स में पर्टिकुलर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस पर्सन को एड्स हुआ है। उस पर्सन में क्या होगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। तो एड्स में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, उनके नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज, अब जब हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो चुका है, बॉडी के मतलब जो है हमारा जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट था, मैक्रोफेज था, वो डैमेज हो चुका है। इन सब के डैमेज होने की वजह से बॉडी में अदर बैक्टीरिया और बहुत सारे पैरासाइट्स भी क्या करने लगेंगे, उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे जो पर्सन है वो किससे सफ़र हो जाएगा, उसको बहुत तेज फीवर हो जाता है, डायरिया हो जाता है और वेट लॉस हो जाता है। किसकी वजह से ऐसा होता है, जब बॉडी में हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो हमारी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मैक्रोबैक्टीरियम, वायरसेस हो गया, फंगी हो गया और टैक्सोप्लाज्म हो गया। ये सब भी क्या करते हैं, ये सब भी बॉडी को डैमेज, बॉडी पर अटैक करने लगते हैं और हमारी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एड्स हुआ है। उसमें हम क्या कराते हैं, एलाइसा कराते हैं। एलाइसा से हमें पता चलता है कि उस पर्सन को एड्स हुआ है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है एड्स का, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एस्से, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, एलाइसा। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, मतलब प्रॉपरली तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, बट थोड़ी दिन के लिए लाइफ स्पैन को बचाने के लिए, थोड़ी दिन की लाइफ साइकिल को इंक्रीज करने के लिए, उस पर्सन की लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ड्रग का यूज़ करते हैं जिसका नाम, मतलब ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं एड्स में, दैट इज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का यूज़ करते हैं। ये करता क्या है, ये थोड़े दिन के लिए जो है पर्सन की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देता है, बढ़ा देता है, बस, बाकी ठीक कुछ भी नहीं करता। अब अगर हम बात करें एड्स के प्रिवेंशन की,
तो एड्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर इलाज तो नहीं, पर प्रिवेंशन सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर किसी को एड्स हुआ है तो सबसे पहले अगर हमें ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस 10 दिन या 20 दिन हमारे फीवर हो रहा है कंटिन्यूअस, और जुकाम है, साथ साथ में बॉडी भी पेन हो रही है, और इंटरनल बॉडी के अंदर भी, मतलब बॉडी में इनसाइड भी कहीं भी पेन हो रहा है, तो तुरंत हमें अपना चेकअप करा लेना चाहिए। जब हम चेकअप कराएंगे तब हमें पता चल जाएगा हमें कोई डिजीज़ हुई है। तो अगर हमें एड्स हुआ है तो हमें और जो हेल्थी पर्सन होते हैं उन सबसे थोड़ा सा मतलब सेपरेट होना चाहिए, और अपने जितने भी यूटेंसिल होते हैं उन सबको अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसी ग्लास में पानी पी रहे हैं उसमें कोई और पी लेता है, तुरंत वो क्या होगी, उस पर्सन को भी एड्स हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं किसी और पर्सन को ताकि उसको एड्स ना हो। और WHO की हेल्प से मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाको, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की हेल्प से क्या किया जाता है, पर्सन को एजुकेट किया जाता है कि एड्स होता क्या है, एड्स कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है, या फिर कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए, तो वहाँ सब हमें क्या करना चाहिए, केयरफुली बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए कि हाँ डॉक्टर नई सिरिंज का यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इन सब की अगर हम केयर करेंगे, खुद भी केयर करें और दूसरे पर्सन की भी केयर करेंगे, तो हम एड्स डिजीज से बच सकते हैं। खुद को हुआ है तो हम दूसरे पर्सन को बचा सकते हैं कि ताकि उसको ये डिजीज ना हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं किससे, एड्स से। तो एड्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब बुक में NCERT में एक डायग्राम बना हुआ है, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। तो ये डायग्राम बोर्ड के पर्पस के लिए, साथ साथ में नीट पर्पस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वही डायग्राम पूछ लिया जाता है बोर्ड में, और उस डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। और क्वेश्चन ये भी पूछा था किससे होता है, ये सबसे पहले कहाँ पे, किस ईयर में रिपोर्टेड हुआ था, रेट्रोवायरस क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, और फिर ये पूछ लिया था तो सबसे पहले ये वायरस बॉडी के कौन से पार्ट को डैमेज करता है, मेन एड्स में क्या होता है, एड्स में मेन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, अब किस तरीके से एड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है, ये तो बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नेट पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट। ये तो रहा एड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर से बहुत सारे पर्सन की हर साल डेथ होती है, बहुत ही ड्रेडेड डिजीज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को हो जाता है, किस कंडीशन में उसको कैसे कैंसर हुआ है उस पर डिपेंड करता है उसका ट्रीटमेंट, मतलब उसको हम बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। नॉर्मल सेल सो अ प्रॉपर्टी कॉल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब जो नॉर्मल सेल होती हैं जब वो कैंसरियस सेल के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो वो भी कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। मतलब जब कैंसरियस सेल किसी नॉर्मल सेल को अपने कांटेक्ट में ला लेता है तो वो भी क्या करने लगती है, जो नॉर्मल सेल है वो भी कैंसरियस सेल के साथ मिलकर क्या करती हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। कैंसर में क्या होता है, कैंसर में यही होता है एक्सेस डिवीजन होना, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेल डिवीजन हो रहा है, हमारी बॉडी में सेल्स मल्टीपल डिवाइड कर रही, बहुत ही ज़्यादा डिवाइड कर रही, उसे हम कैंसर बोलते हैं। तो जैसे कोई भी कैंसरियस सेल है, ये कैंसरियस सेल है, अब इसके पास जितनी भी नॉर्मल सेल हैं तो ये कैंसरियस सेल क्या करेंगे, जो नॉर्मल सेल है ये भी कैंसरियस सेल के कांटेक्ट में आने से क्या होंगे, ये भी जो है ये भी डिवीजन शो करने लगती है। तो नॉर्मल सेल जो है वो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करने लगती है, किसके साथ, कैंसरियस सेल के साथ। अब मासेस ऑफ सेल, जब सेल डिवाइड होगा तो क्या होगी, बहुत सारी सेल आपस में मिल जाएंगी, ये सब क्या हो, बहुत सारी सेल आपस में मिल जाती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मासेस ऑफ सेल। और उस मासेस ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, ट्यूमर बोला जाता है। ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। क्या क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब दोनों ट्यूमर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड अदर पार्ट। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, जहाँ भी रहता है वहीं पे फिक्स रहता है, मतलब बॉडी के अदर पार्ट को वो डैमेज नहीं करता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो बहुत सारी नई सेल बनाएगा और कैंसरियस सेल का भी फॉर्मेशन करेगा।
जो नॉर्मल सेल होंगी उसको भी अपने कांटेक्ट में लाता है और वहाँ पे भी वो क्या करता है, डिवीजन शो करता है, तो वो आसपास की सेल को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, उसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बट बिनाइन ट्यूमर जहाँ भी होता है वो वहीं पे डैमेज करता है, आसपास की सेल से उसको कोई मतलब नहीं होता। तो ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में। उसके बाद न्यू ट्यूमर आर फॉर्म, जितनी भी नई नई ट्यूमर बनती जाएंगी, मतलब जब कैंसरस और बॉडी में कैंसर हो चुका है तो क्या होगा, वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड होंगी तो क्या होगा, मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन करें। तो जितनी भी नई ट्यूमर बनती जा रही डिवीजन की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेरोसिस बोला जाता है। उसके बाद अब कैंसर होता कैसे है, जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट प्रेजेंट होते हैं उन सबको हम बोलते हैं कार्सिनोजेन, और इसी से क्या होता है, कैंसर होता है। अब कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, कुछ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, और कुछ केमिकल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर कैंसर कॉज करते हैं। अब जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है एक्सरे और गामा रे, एक्सरे और गामा रे, जो इनसे रेडिएशन निकलती है, इससे भी क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से, जैसे यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, हमारी स्किन की सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। उसके बाद केमिकल कार्सिनोजेन किस में प्रेजेंट होता है, केमिकल कार्सिनोजेन जो होता है वो टोबैको में प्रेजेंट होता है, और वो करता क्या है, वो लंग कैंसर का कॉज करता है। ये जो केमिकल कार्सिनोजेन होता है वो टोबैको के स्मोकिंग, टोबैको में प्रेजेंट होता है, उसकी स्मोकिंग करने से क्या होता है, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद कैंसर कॉजिंग वायरसेस, ऐसे कौन कौन से वायरस हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, तो कैंसर कॉजिंग वायरसेस का नाम है ऑन्कोजेनिक वायरस, और इनके पास कुछ जीन पाई जाती है, उसका नाम है वायरल सेलुलर, या फिर उसे हम प्रोटो भी बोल सकते हैं। तो कैंसर किससे होता है, जो इन्वायरमेंट में कुछ फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट प्रेजेंट होते हैं उन सबसे कैंसर होता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है एक्सरे, गामा रे, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और केमिकल कार्सिनोजेन किस में प्रेजेंट होता है, केमिकल कार्सिनोजेन जो होता है वो टोबैको में प्रेजेंट होता है, उसकी स्मोकिंग करने से क्या होता है, लंग कैंसर होता है। और कैंसर कॉजिंग वायरस इज नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरस हम बोलते हैं, और इसकी जो होती हैं दो जीन होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होता है वायरल और दूसरा होता है सेलुलर, जिसे हम प्रोटो भी बोल सकते हैं। हमने कैंसर के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ड्रग एंड अल्कोहल के बारे में, कि कितने टाइप्स ऑफ ड्रग होते हैं, इनका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये बॉडी में अगर हम इस पर्टिकुलर ड्रग का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और अल्कोहल का साइड इफेक्ट क्या होता है, अगर अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियोइड के बारे में। ओपियोइड का जो रिसेप्टर होता है मेन, सबसे ज़्यादा अगर ड्रग से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में या बोर्ड में, तो ज़्यादातर नीट में अगर पूछे जाए तो रिसेप्टर्स के नाम पूछे जाते हैं, या उस ड्रग से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और बोर्ड में पूछा आएगा तो बोर्ड में तो पूरा ड्रग के बारे में डिटेल में ही लिखना होगा, तो वहाँ पे मेन लिखना होगा कि रिसेप्टर और इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, या फिर उनका साइड इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी में, इन सब के बारे में हम डिटेल में लिख सकते हैं। और साथ साथ में एनसीईआरटी में ओपियोइड, कैनाबिनॉइड और कोका एल्कलॉइड जो है उसका पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है तीनों का, और वो तीनों का स्ट्रक्चर भी पूछा आता है नीट में। तो ओपियोइड का जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसका रिसेप्टर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। तो ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे ही बॉडी के अंदर कोई भी पर्सन अगर ओपियोइड को इनहेल कर रहा है, तो जैसे ही वो ओपियोइड ड्रग हमारी बॉडी में जाता है तो वो सबसे पहले हमारे सीएनएस से और हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बाइंड करता है। उसके बाद ओपियोइड को कॉमनली क्या बोला जाता है, स्मैक बोलते हैं, और उसको केमिकली क्या बोला जाता है, डाइएसिटिल मॉर्फिन बोलते हैं। और ये जो स्मैक या हम बोले डाइएसिटिल मॉर्फिन, इनका नेचर कैसा होता है, ये वाइट कलर के होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इस तरीके से ड्रग दिखाई देता है।
ऑप्टेन फ्रॉम स्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अब ओपॉइड को हम कैसे ऑप्टेन करते हैं, किसकी स्टाइलेशन करते हैं, मॉर्फिन की स्टाइलेशन करते हैं, तब जाके हमें ओपॉइड मिलता है। और इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से कराते हैं, लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट के लैटेक्स से जो हम किसको ऑप्टेन करते हैं, स्मैक, या हम बोले ओपॉइड को ऑप्टेन करते हैं। और पॉपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, पेपमर सोमनिफेरम। ये भी कभी कभी नीट में पूछा जाता है कि पॉपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है। उसके बाद अब इसको इनहेल कैसे किया जाता है, मतलब ये हमारी बॉडी में ओपॉइड जो ड्रग है ये इंटर कैसे करता है, इंटर करता है बाय द स्नोटिंग और इंजेक्शन की हेल्प से। मतलब ऐसे हाथ पे रख के इसे स्मेल किया जाता है, और साथ साथ में कुछ लोग अगर वो माउथ से स्मेल नहीं कर सकते तो वो लोग इंजेक्शन की हेल्प से ड्रग को अपनी बॉडी में इनहेल कराते हैं। उसके बाद हीरोइन जो होता है ये भी एक प्रकार का ड्रग है। अगर इसको कोई मतलब ले रहा है तो वो बॉडी को क्या करता है, मतलब बॉडी के फंक्शन को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। तो ये तो रही बात किसके बारे में, ओपॉइड। तो ओपॉइड का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, सीएनएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इसको कॉमनली क्या बोला जाता है, स्मैक बोलते हैं। केमिकली क्या बोलते हैं, डायस्टिलमॉर्फिन बोलते हैं। नेचर कैसा होता है, वाइट ऑर्डरलेस और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ऑप्टेन किससे करते हैं, स्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से, या फिर बोले एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं हम, लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट से। इसको इनहेल कैसे किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ स्नोटिंग एंड इंजेक्शन की हेल्प से। हीरोइन क्या करता है, ये बॉडी के फंक्शन को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। और साथ साथ में जो ओपॉइड ड्रग होता है अगर हम इसका यूज़ करें तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी डालता है, मतलब हमारे हार्ट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर जो होता है वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड को ऑब्टेन किया जाता है, किससे ऑब्टेन किया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट दैट इज कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है, किसके इन्फ्लुएंस से किया जाता है, कैनाबिस सटाइवा के प्लांट से जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है। अब कैनाबिनॉइड को अगर यूज़ किया जाता है तो उसको अकेले मतलब उसको किसी के साथ कंबाइन करके यूज़ किया जाता है, उसको कंबाइंड फॉर्म में यूज़ किया जाता है। उसको कंबाइन किसके साथ किया था, जैसे मैरिजुना के साथ कंबाइंड फॉर्म में यूज़ किया था, हसिस के साथ कंबाइंड फॉर्म में यूज़ किया था, और चरस और गाजा के साथ कंबाइंड फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको इनहेल मतलब लेते कैसे हैं, इनहेलेशन मतलब स्मेल करके लेते हैं, और ओरल इंजेक्शन मुंह में भी डाल के इसको लिया जाता है। तो कैनाबिनॉइड का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। इसको हम नेचुरल कैनाबिनॉइड इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेन करते हैं। और इसको जो होता है वो कंबाइंड फॉर्म में लिया जाता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैरिजुना, हसिस, चरस एंड गाजा। इनहेल कैसे करते हैं, इनहेलेशन और क्या करते हैं, ओरल इंजेक्शन की हेल्प से क्या करते हैं, इसको इनटेक किया जाता है। और जो कैनाबिनॉइड होता है ये क्या करता है, ये मसल्स की पावर को इंक्रीज कर देता है। इसी वजह से जो कैनाबिनॉइड है इसको अभी रिसेंट टाइम में ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं टू इंक्रीज देयर मसल पावर। अपनी मसल पावर को इंक्रीज करने के लिए जो स्पोर्ट्स के पर्सन होते हैं वो कैनाबिनॉइड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कोका एल्कलॉइड, जिसे हम कोकाइन भी बोलते हैं। इसको ऑब्टेन किया जाता है कोका प्लांट से, जिसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका, और ये कहाँ पे पाया जाता है, साउथ अमेरिका में। तो कोका एल्कलॉइड जो है किससे ऑब्टेन किया जाता है, कोका प्लांट से, दैट इज इरिथ्रोजाइलम। और इसका जो रिसेप्टर होता है मतलब ये जो है सबसे पहले बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे नर्व सिस्टम में मतलब हमारे नर्वस सिस्टम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इसको कॉमनली जो है कोक और क्रैक भी कहा जाता है, मतलब इसके 4 नाम हो गए, एक तो कोका एल्कलॉइड हो गया, एक कोकाइन हो गया, एक कोक हो गया, और एक क्या हो गया, क्रैक हो गया। ये भी क्या करता है, ये भी एनर्जी पावर को इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर। अब हेलोसिनेशन क्या होता है, हेलोसिनेशन का मतलब होता है जैसे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग का यूज़ कर लेते हैं तो उनको क्या होता है, चक्कर सा आने लगता है, और एक ही चीज़ उनको 4 दिखाई देती है। ऐसा लगता है कोई इंसान खड़ा तो ऐसा लगता है उनको वो इंसान 4 मतलब 4 खड़े हुए हैं, ऐसे कुछ उनको दिखाई देना, सर घूमना, इसी को क्या कहते हैं, हेलोसिनेशन कहते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। अगर हम उसको स्मेल भी कर लेते हैं तब भी क्या होता है, हमें चक्कर सा आने लगता है, जैसे कि एलेट्रोपा बेलेंडोना और धतूरा।
ये 2 प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेलुसिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर इनकी स्मेलिंग कर लेते हैं या फिर इन्हें हम खा लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमें चक्कर आने लगता है और एक ही चीज़ हमें 4 दिखाई देती है। उसके बाद है जैसे ड्रग हो गया, बार्बिटूरेट हो गया, एम्फीहिस्टामाइन हो गया और बेंजोडाइजेपिन हो गया। ये सब ड्रग, ये 3 ड्रग ऐसे होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मेडिसिन पर्पस में किया जाता है। और मॉर्फिन भी एक ऐसा ड्रग है आफ्टर सर्जरी, सर्जरी करने के बाद जो पेन होता है तो मॉर्फिन का यूज़ एज अ पेन किलर किया जाता है। कब किया जाता है, आफ्टर सर्जरी। तो मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है पेन किलर की तरह। कब यूज़ किया जाता है इसका यूज़, आफ्टर द सर्जरी। अब उसके बाद है बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, अल्कोहल या फिर हम ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ड्रग का यूज़ करते हैं तो जैसे निकोटीन है, स्टिमुलेट करता है। निकोटीन किस में प्रेजेंट होता है, इस सब में प्रेजेंट होता है। तो ये निकोटीन जैसे ही बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले हमारे एडिनल ग्लैंड पे इफेक्ट डालता है। अब ये एडिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पास 2 किडनी होती है और इसी दोनों किडनी के टॉप पोर्शन पे पार्ट जो प्रेजेंट होता है उसे हम एडिनल ग्लैंड बोलते हैं। तो किडनी के टॉप पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, एडिनल ग्लैंड। 2 किडनी तो 2 एडिनल ग्लैंड। तो निकोटीन जैसे ही बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले ये हमारे एडिनल ग्लैंड पे इफेक्ट डालता है। वहाँ पे क्या करता है, एडिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, एडिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो निकोटीन जैसे ही हमारे एडिनल ग्लैंड पे इफेक्ट डालता है तो ये क्या सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर हम एक्सेस अमाउंट में इसका यूज़ करेंगे, निकोटीन का यूज़ एक्सेस अमाउंट में कर रहे हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और हमारा हार्ट रेट क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू द यूज़ ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ निकोटीन। निकोटीन का अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तब ऐसा होता है। अब स्मोकिंग का क्या, स्मोकिंग जो लोग करते हैं, कौन कौन सा कैंसर होता है, किस टाइप का कैंसर होता है, स्मोकिंग करने से ज़्यादातर लंग कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है, ज़्यादातर लंग कैंसर होता है और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी होता है, थ्रोट कैंसर भी होता है और गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है। किसकी वजह से, स्मोकिंग करने से। तो वुमेन अगर बात करें, फीमेल के अंदर कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है और मेल के अंदर, तो मेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है वो ओरल कैंसर होता है, मुंह का कैंसर। और फीमेल के अंदर जो कैंसर होता है सबसे ज़्यादा वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो फीमेल के अंदर कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट कैंसर। मेल के अंदर कौन सा कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज ओरल। उसके बाद और स्मोकिंग करने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। स्मोकिंग करने से जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो सबने पढ़ा होगा क्लास 11th में ब्रीथिंग वाले चैप्टर में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जल्दी बाइंड करता है। मतलब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में इंटर करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो मतलब आरबीसी से जल्दी बाइंड कर लेता है, उतनी जल्दी हमारा ब्लड नहीं बाइंड कर पाता है, वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जल्दी कर लेता है, हमारा ऑक्सीजन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से स्मोकिंग करने से कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं और ऑक्सीजन के नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। किसकी वजह से, ड्यू टू स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से जो निकलता वो क्या होता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी से जल्दी बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब होता है जो पर्सन कंटिन्यूअस 3 साल से या 2 साल से कुछ महीनों से अल्कोहल या ड्रग का यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको एक दिन ड्रग या अल्कोहल नहीं मिला तो उनकी बॉडी क्या होती है, मतलब बॉडी डिमांड करती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, हमें वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, मतलब अजीब अजीब से हरकतें होने लगती है, जैसे कि एनेक्सिटी होने लगता है, सिकनेस होने लगता है, नोजिया होने लगता है, स्वेटिंग पसीना आने लगता है और दिमाग मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और इंसान मतलब अपने कंट्रोल में नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है उस कंडीशन में, उसे बोला जाता है विड्रॉल सिंड्रोम। मतलब अगर उसको एक दिन ड्रग या अल्कोहल नहीं मिलेगा तो बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती, बॉडी अनकंट्रोल हो चुकी है, उसे हम बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम।
और अल्कोहल का अगर यूज़ कोई भी बहुत एक्सेस अमाउंट में कर रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो जो है ब्रेन हैमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो पर्सन जो है कोमा में जा सकता है। उसका लंग लीवर जो है वो पूरी तरीके से क्या होगा, डैमेज भी हो सकता है, जो कभी भी रिपेयर नहीं होगा अगर कोई भी पर्सन एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल का यूज़ कर रहा है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में और ड्रग और अल्कोहल के बारे में स्टडी की। आने वाले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको भी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।